हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक। तो अगर देखा जाए ये टॉपिक अपने आप में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जैसा कि हर वीडियो में मैं पहले टॉपिक को डिस्कस करता हूँ, फिर उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू को सॉल्व करता हूँ। तो ठीक वैसे ही पहले हम जंतु तक से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं और जो कि प्रीवियस ईयर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ऊतक होते क्या हैं और इन्हें कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो पहले बात करते हैं इनकी परिभाषा की। तो कोशिकाओं का वह समूह जिसमें कोशिका की संरचना, कार्य, उत्पत्ति एक समान होती है, ऊतक कहलाती है। तो ऊतक की इस परिभाषा को याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पर एक बात और भी याद रखिएगा कि ऊतक में हो सकता है कि कोशिकाएं अलग-अलग हो, उनकी संरचना अलग-अलग हो और उनके कार्य भी अलग हो सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तरल संयोजी ऊतक यानी कि ब्लड। तो आप ब्लड में देखेंगे वहाँ पर ब्लड के कई आपको रूप देखने को मिलेंगे और सबके कार्य भी अलग होते हैं, ठीक है? तो इस कारण मैंने बताया है कि ऊतक में हो सकता है कि कोशिकाओं की संरचना, कार्य अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर बात आएगी परिभाषा की, तो आप ऊपर जो परिभाषा पढ़े हैं, वही परिभाषा लिखेंगे। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एनिमल टिश्यू शब्द किसने दिया था। तो सर्वप्रथम विंचट ने जंतु ऊतक शब्द दिया था, तो इसे याद रखिएगा। वही बात करें हम प्लांट टिश्यू की, तो इसे दिया था ग्रू ने। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आपसे पूछे एनिमल टिश्यू या फिर टिश्यू, दोनों का आंसर विंचट ही होगा। वहीं हम बात करें ऊतकों के अध्ययन की, तो ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। वहीं हम बात करें शब्द हिस्टोलॉजी किसने दिया था, तो शब्द हिस्टोलॉजी दिया था मेयर ने। वहीं हम बात करें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी की, तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी विंचट को बोला जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं जंतु ऊतक के प्रकार की। तो जंतु ऊतक कुल 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है एपिथेलियम ऊतक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है संयोजी ऊतक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है पेशी ऊतक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। और तीसरा है तंत्रिका ऊतक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस टिश्यू। तो यदि हम बात करें एपिथेलियम ऊतक की उत्पत्ति की, तो इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और इंडोडर्मल से हुई है, जिसे हम हिंदी में बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और अंतः जनन स्तर कहते हैं। वहीं हम बात करें संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक की उत्पत्ति की, तो इसकी उत्पत्ति हुई है मेसोडर्मल लेयर से। और बात करें तंत्रिका ऊतक की यानी कि तंत्रिका तंत्र की, इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल लेयर से हुई है। तो ऊतक से रिलेटेड ये टॉपिक आपको याद रखना है कि कौन से ऊतक की उत्पत्ति किस जर्म लेयर से हुई है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, यानी कि इनका मुख्य कार्य क्या है। तो सबसे पहला कार्य है प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा। कैसे? क्योंकि हमारी जो स्किन होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होती है। तो स्किन का कार्य क्या है? स्किन तो एक तो हमारे शरीर को ढके रहती है और दूसरी बात ये है कि ये बाह्य वातावरण में पाए जाने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। इसके अलावा है सिक्रीशन यानी कि श्रावण। तो जो ग्लैंड होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। वही बात करें हम एब्जॉर्प्शन की, अवशोषण की, तो आप सभी जानते हैं कि छोटी आंत में माइक्रोविलाई पाया जाता है जो कि एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है। तो इसकी जो ऊपरी लेयर होती है वह भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो जहाँ पर भी अवशोषण होगा वहाँ पर आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। वही बात करें हम उत्सर्जन की, तो किडनी में आप सभी जानते हैं नेफ्रॉन होता है, तो नेफ्रॉन की जो लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। वहीं बात करें डिफ्यूज़न की, जहाँ पर पदार्थों को मेम्ब्रेन द्वारा क्रॉस करके जाना होता है वहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। तो यहाँ पर मैं ऊपर की ओर आपको डेफिनेशन में बता देता हूँ कि यह ऊतक अंगों की रक्षा, विसरण, श्रावण तथा अवशोषण का कार्य करता है। जैसा कि मैंने बताया था, मानव त्वचा सबसे बाहरी हिस्से को हम एपिडर्मिस कहते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, मांसपेशियों को
हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को हम टेंडन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप इसको याद कर लीजिए कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला जो ऊतक होता है उसे टेंडन कहा जाता है, और यह भी एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। तो यदि हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू के एग्जाम्पल की कि यह कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये मुख गुहा, जिह्वा, ग्रसनी, आहार नाल, फेफड़ों के वायुकोश, आमाशय की आंतरिक भाग, इन सभी जगहों पर प्रायः देखने को मिलते हैं। तो आइए अभी तक हमने जितना टॉपिक पढ़ा हुआ है उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी सजीव बने होते हैं। ऑल लिविंग्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो सभी सजीव किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से, ऊतकों से, अंगों से या फिर अंगतंत्र से। तो याद रखिएगा कि सभी सजीव बने होते हैं कोशिकाओं से। ऊतक, अंग, अंगतंत्र ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिका जरूर होगी, चाहे वो एक कोश की जंतु हो या फिर बहुकोश की जंतु। तो ये बात याद रखिएगा कि सारे सजीव जो होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कोश की जीव है? तो प्लेनेरिया, हाइड्रा, स्पॉन्ज ये सभी बहुकोश की जीव है। परंतु बात करें हम अमीबा की, जो कि प्रोटोजोआ संघ में पाया जाता है, आपने पढ़ा भी है, यह एक कोश की जीव है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कोशिकाओं का वह समूह जो समान उत्पत्ति, समान संरचना और समान कार्य को संपादित करते हैं कहलाते हैं। तो जब मैंने ऊतक आपको पढ़ाया था तो ऊतक की परिभाषा में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो ऊतक होते हैं वह समान प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और उनके कार्य समान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ऊतक यानी कि टिश्यू। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊतक शब्द किसने दिया था? तो मैंने आपको बताया था कि यदि बात करें ऊतक या फिर जंतु ऊतक, दोनों का आंसर सेम होगा, बिचट या फिर विंचट। तो आपको जो भी प्रोनाउंसिएशन सही लगे आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं। तो मैंने बताया था कि ऊतकों के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ऑप्शन डी आपका सही है। वहीं ऊपर की ओर दिया हुआ है साइटोलॉजी, तो कोशिकाओं के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। फंगस यानी कि कवक के अध्ययन को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। वही बात करें हम शैवाल, जिसे हम बोलते हैं एल्गी, शैवालों के अध्ययन को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिस्टोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि हिस्टोलॉजी शब्द दिया था मेयर ने, लेकिन वही हम बात करें हिस्टोलॉजी के जनक, तो उसके जनक थे बिचट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा एक जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है? तो एपिथेलियल, संयोजी और पेशी ये तीनों जंतु ऊतक है, लेकिन फ्लोएम, जाइलम आपने पढ़ा होगा, ये सभी क्या है? प्लांट टिश्यू है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, फ्लोएम, यह जंतु ऊतक नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया कि जंतु शरीर को ढकने वाला है स्किन, और यही बाह्य रक्षा भी प्रदान करता है, और किसका बना होता है? एपिथेलियल ऊतक का। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य है। तो हम सभी जानते हैं कि जो एपिथेलियम ऊतक है वो रक्षा भी करता है, यानी कि प्रोटेक्शन भी देता है, श्रावण करता है, सिक्रीशन करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है, यानी कि ये तीनों कार्य करता है। यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 है, एपिथेलियम ऊतक का उद्गम हुआ है। एपिथेलियल टिश्यू आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो एपिथेलियल टिश्यू है इसकी उत्पत्ति इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म तीनों से हुई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश की कोशिकाओं के बीच अंतरकोशी प्रसार नगण्य होता है। इंटरसेलुलर स्पेस इन टिश्यू इज निग्लेबल। तो अंतरकोशी का मतलब होता है दो कोशिकाओं के बीच का स्थान। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी कोशिकाएं बना दी। तो इन कोशिकाओं के बीच में जो आपको ये स्थान दिख रहा है, इस स्थान को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि अंतरकोशीय प्रसार। और इन अंतरकोशिकीय प्रसार के बीच जो पदार्थ भरा होता है उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स, या फिर इसे आप एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है कोशिका के बाहर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि किस प्रकार की कोशिकाओं में अंतरकोशीय प्रसार यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। तो जो एपिथेलियम ऊतक होती है इनमें कोशिकाओं के बीच अंतरकोशीय प्रसार नहीं पाया जाता। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होती है इनकी कोशिकाएं एकदम पास पास यानी कि आपस में एकदम चिपकी हुई होती हैं।
तो दोस्तों जंतु ऊतक के इस पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं जंतु ऊतक के अगले पार्ट में। चूँकि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं करा सकता। तो आने वाले दिनों में जितने भी टॉपिक हैं आपके जंतु ऊतक से, उन सबको मैं डिस्कस करूँगा और उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू को सॉल्व करूँगा। तो जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं थे या जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाया था, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। वो क्या करेंगे कि हर टॉपिक से रिलेटेड अच्छे नोट्स बना सकते हैं या फिर शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं और उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छा है, आप वीडियो को ध्यान से देखा करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।